Hello everyone, welcome back to my YouTube channel JBS Biology, and today I am going to explain a topic from the cardiovascular system which is known as shock or circulatory shock. तो चलिए शुरू करते हैं अपनी इस वीडियो। तो आज बात करने वाला हूँ मैं इस वीडियो के अंदर शॉक के बारे में। इससे पहले मैंने एक वीडियो इंट्रोडक्शन की डाली थी हार्ट की, और उसमें अदर और भी टॉपिक्स हैं जिसे मुझे डिस्कस करना है, जिसमें कार्डिक आउटपुट, कार्डिक साइकिल, कार्डिक और अदर भी जो रिलेटेड है कार्डियोवास्कुलर सिस्टम में इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आते हैं, उन सबके बारे में डिस्कस करेंगे। यहाँ पर सबसे पहले डिस्कस करने वाला हूँ एक टॉपिक के बारे में, इसका नाम है शॉक, या फिर जिसे आप सर्कुलेटरी शॉक कहते हैं। और डिफरेंट टाइप के शॉक होते हैं जिसको हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे, और कैसे कैसे होते हैं, उनका क्या क्या वजह होती हैं, क्या प्रॉपर्टीज़ वगैरह होती हैं, या क्या ये लीड करते हैं किस टाइप से, और क्या क्या प्रॉब्लम्स इसके सामने देखने को मिलते हैं, तो उन सब के बारे में हम इस पर डिस्कस करते हैं। तो सर्कुलेटरी शॉक की अगर हम बात करें तो सर्कुलेटरी शॉक बेसिकली क्या है? शॉक एक आपका सेपरेशन है किसी भी बॉडी फंक्शन में, जो सेपरेशन आता है ड्यू टू परजेंस या ड्यू टू प्रोड्यूस बाय एनी डिसऑर्डर। हमारी बॉडी में कोई भी डिसऑर्डर होता है, उस डिसऑर्डर की वजह से हमारी बॉडी के फंक्शनैलिटी में एक सेपरेशन आता है, उसे ही हम शॉक बोलते हैं। जैसे यहाँ पर लिखा है, सेकंड जनरल टर्म रेफर टू द डिप्रेशन और सेपरेशन ऑफ बॉडी फंक्शन प्रोड्यूस बाय एनी डिसऑर्डर। इफ वी टॉक अबाउट द सर्कुलेटरी शॉक, इट रेफर टू द शॉक डेवलप्ड बाय डिक्रीज इन ब्लड फ्लो। यू याद रखिए, सर्कुलेटरी शॉक की मैं बात करूँ तो दो कंडीशंस होती हैं जब शॉक आता है मेजरली। एक होता है ब्लड फ्लो का कम होना, और दूसरा होता है इनएडिक्वेट ऑक्सीजन सप्लाई। यानी ऑक्सीजन सप्लाई अगर बॉडी के अंदर कम होती है तब शॉक क्रिएट होता है मोस्ट ऑफ द केसेस के अंदर, और दूसरा होता है जब ब्लड फ्लो आपका कम हो जाए, यानी ब्लड फ्लो क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है, तब सर्कुलेटरी शॉक देखने को मिलता है। और ये जो कंडीशन होती है, इट इज अ लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन। इट मे रिजल्ट इन डेथ इफ इमीडिएटली ट्रीटमेंट इज नॉट गिवन। अगर प्रॉपर समय पर ट्रीटमेंट ना दिया जाए तो इसकी वजह से मौत भी हो सकती है। ऑल टाइप ऑफ सर्कुलेटरी शॉक इज द इनसफिशिएंट ब्लड फ्लो। जैसा कि मैंने बताया, इनसफिशिएंट ब्लड फ्लो देखने को मिलता है टिश्यूज के अंदर, या फिर ऑक्सीजन की कमी देखने को मिलती है। और सबसे ज़्यादा नुकसान जब होता है पर्टिकुलरली प्रेजेंट इन द ब्रेन टिश्यू। अगर ये कंडीशन ब्रेन टिश्यू के अंदर हो तो सबसे ज़्यादा चांसेस होते हैं डेथ की तरफ या एक लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन बनने की तरफ। मेजर कॉज ऑफ डिक्रीज ब्लड फ्लो किस वजह से होती है? इन द रिडक्शन इन कार्डिक आउटपुट, या इसका कॉज क्या देखने को मिलता है? तो जितना कम आपका ब्लड फ्लो होगा उसका नुकसान क्या होगा कि आपका जो रिडक्शन हो जाएगा इसके अंदर कार्डिक आउटपुट के अंदर। और आप वाइस वर्सा भी कह सकते हैं, कार्डिक आउटपुट डिक्रीज होने पर ब्लड फ्लो डिक्रीज हो जाता है। कॉमन कंडीशन व्हेन कार्डिक आउटपुट इज रिड्यूस। कार्डिक आउटपुट किन कॉमन कंडीशन में रिड्यूस होता है तो क्या हुआ? तो क्या है, लॉस ऑफ ब्लड। जब हमारी बॉडी से काफी ज्यादा ब्लड लॉस हो जाए, सपोज करो कोई एक्सीडेंटल कंडीशन है, और उस एक्सीडेंटल कंडीशन के अंदर जब बहुत सारा अमाउंट के अंदर ब्लड लॉस हो गया, तब चांस होते हैं शॉक आने के, ठीक है, क्योंकि कार्डिक आउटपुट चेंज हो जाता है। फिर होता है कि यहाँ पर ये वो है वैसोडाइलेशन है, तो वैसोडाइलेशन कंडीशन के अंदर ये प्रॉब्लम हो सकती है। कोई कार्डिक डिजीज होने पर ये प्रॉब्लम हो सकती है कि शॉक आ जाए, या ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ ब्लड वेजल, कोई ब्लड वेजल को ऑब्स्ट्रक्ट जब हो जाती है, कोई ब्लड वेजल जब ऑब्स्ट्रक्ट हो जाती है, रुक जाती है, तो उस कंडीशन के अंदर हम बोल सकते हैं कि शॉक की कंडीशन हो सकती है। मैनिफेस्टेशन इन डिफरेंट, देखो मैनिफेस्टेशन डिफरेंट सिस्टम ऑफ बॉडी ड्यूरिंग सर्कुलेटरी शॉक आर गिवन बिलो। कौन कौन से मतलब डिफरेंट सिस्टम की बात करी गई है और उन पर किस किस तरीके से इफेक्ट पड़ता है शॉक का, उसको लेकर डिस्कस करा गया है। जैसे कि कार्डियोवास्कुलर सिस्टम, सर्कुलेटरी शॉक इज फॉल इन एट्रियल ब्लड प्रेशर। एट्रियल ब्लड प्रेशर को हम ब्लड प्रेशर भी कहते हैं। तो अगर ब्लड प्रेशर आपका गिर रहा है जिसकी वजह से ट्रैकीकार्डिया, डिक्रीज वेंटिकुलर फिलिंग, रिफ्लेक्स, वैसोकंस्ट्रिक्शन, ये वो आएगा वैसोकंस्ट्रिक्शन, डिक्रीज इन द वेलोसिटी ऑफ ब्लड फ्लो एंड रिड्यूस ब्लड फ्लो ऑफ ऑल ऑर्गन। यानी इन सारी प्रॉब्लम की वजह से, इन सब में जब ब्लड फ्लो वगैरह घटता है तो उसकी वजह से क्रिएट होता है कार्डियोवास्कुलर सिस्टम के अंदर शॉक, ठीक है। ट्रैकीकार्डिया वगैरह बेसिकली क्या है, रिड्यूस ब्लड फ्लो और टैकीकार्डिया दो कंडीशन दी है, जिससे मैं फर्दर डिस्कस करूँगा एक वीडियो के अंदर डिटेल में। जब मैं हार्ट रेट के बारे में बात करूँगा तो वहाँ ये वर्ड आता है ट्रैकीकार्डिया, तब मैं वहाँ डिस्कस करूँगा। अभी के लिए बात याद रखिए कि ट्रैकीकार्डिया की कंडीशन और रिड्यूस ब्लड फ्लो की कंडीशन में मेटाबॉलिक एक्टिविटी जो होती है बॉडी की वो बढ़ जाती है, मियोकार्डिक फंक्शन बढ़ जाता है, और ये लीड करता है आपका बेसिकली सप्रेस कर देता है पंपिंग ऑफ हार्ट को। तो आप इसे याद रख सकते हैं। ओवरऑल आप याद रखिए कि सर्कुलेटरी सिस्टम में इन प्रॉब्लम्स की वजह से ये देखने को मिलता है। रेस्पिरेटरी सिस्टम से रिलेटेड अगर हम जोड़े इसे, तो ब्रीथिंग बिकम रैपिड, ब्रीथ जो होगी वो रैपिड हो जाएगी एंड शैलो हो जाएगी, रिजल्टिंग इन हाइपोवेंटिलेशन, जिसकी वजह से कंडीशन कॉज होगी जिसे हम बोलेंगे हाइपोवेंटिलेशन। सम पर्सन में डेवलप एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम, इसे हम बोलते हैं ARDS। ARDS बेसिकली एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम है, और ये कॉज हो जाता है रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर शॉक की वजह से। और क्या वजह हो सकती है? कौन कौन से ऑर्गन और शॉक से रिलेटेड है? किडनी में ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट, जिसे हम बोलते हैं GFR। तो ये ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट जो होती है एंड यूरिनरी आउटपुट रिड्यूस ड्यू टू फॉल इन ब्लड प्रेशर। यानी जैसे ही आपकी बॉडी के अंदर ब्लड प्रेशर डाउन हुआ, उसके डाउन होने की वजह से GFR की जो रेट है और जो यूरिनरी आउटपुट है वो रिड्यूस हो जाता है, यानी कम हो जाता है। इसके अलावा कॉन्स्ट्रिक्शन ऑफ रीनल ब्लड वेजल्स, रीनल ब्लड वेजल के अंदर कॉन्स्ट्रिक्शन देखने को मिलता है। लेटर ट्यूबरल नेक्रोसिस डेवलप,
उसके लिए बाद क्या हुआ, लेटर कुछ समय बाद ट्यूबरल नेक्रोसिस डेवलप हो जाएगा, जिसकी वजह से एक्यूट रीनल फेलियर यानी किडनी फेलियर आपको देखने को मिल सकता है। स्किन के अंदर भी प्रॉब्लम होती है, जैसे स्टैग्नेंट हाइपोक्सिया डेवलप बाय द डिक्रीज वेलोसिटी ऑफ द ब्लड फ्लो, द स्किन बिकम पेन। अगर प्रॉपर अमाउंट में अंदर स्किन के अंदर ब्लड फ्लो प्रॉपर नहीं हो पा रहा, नहीं पहुंचेगा, तो स्किन बिकम पेन, वो हल्की पीली से पड़ जाएगी, कोल्ड ठंडी हो जाएगी ड्यू टू द वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन की वजह से। साइनोसिस की अगर बात, ये वैसो होगा, याद रखना VASO, ठीक है, वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन। साइनोसिस अगर हम बात करें तो एक डिजीज डेवलप इन मेनी पार्ट्स ऑफ द बॉडी, पर्टिकुलरली इन द ईयर लोब्स एंड फिंगरप्रिंट्स, एंड दिस देयर इज अ एक्सेसिव स्वेटिंग, यानी एक हाई अमाउंट के अंदर स्वेटिंग देखने को मिलेगी, एंड स्किन बिकम पेल, और स्किन आपकी पेल पड़ जाएगी, पेल कलर में पड़ जाएगी। इसके अलावा वाइटल ऑर्गन्स के ऊपर फंक्शनैलिटी की बात दे रखी है, आप इसे पढ़ सकते हैं, नेक्रोसिस कंडीशन को लेकर। ब्रेन के अंदर कंडीशन दे रखी है कि लैक ऑफ ब्लड फ्लो, क्या दिखा है, लैक ऑफ ब्लड फ्लो टू ब्रेन टिश्यू प्रोड्यूस स्कीमा, स्कीमा है ये ISCHEMA स्कीमा होता है, ठीक है, आगे डिस्कस करूंगा मैं इसे, रिजल्टिंग इन द फेंटिंग एंड इररेपरेबल डैमेज ऑफ द ब्रेन टिश्यू। सिंपल सी बात इतनी है, लैक ऑफ ब्लड फ्लो होने की वजह से जो प्रॉपर अमाउंट में इनफ ऑक्सीजन पहुंचनी चाहिए थी ब्रेन में, वो नहीं पहुंच पाई, जिसकी वजह से ब्रेन के टिश्यू डैमेज हो जाएंगे, और फिर ये डैमेज, ब्रेन डैमेज होने की वजह से विक्टिम की क्या हो सकती है, डेथ हो सकती है। तो ये सारी कंडीशंस हैं जिसमें हम कह सकते हैं कि डिफरेंट ऑर्गन्स आपके रिलेटेड है, किससे, कार्डियो या नॉट कार्डियो, इवन सर्कुलेटरी शॉक से, और शॉक के मेथड। अब यह बात आता है जो नेक्स्ट और अगला इंपॉर्टेंट टॉपिक है इसमें, वो है टाइप्स एंड कॉजेज ऑफ द सर्कुलेटरी शॉक। इंपॉर्टेंट है ये। तो टाइप एंड कॉजेज ऑफ सर्कुलेटरी शॉक की बात करें तो बेसिकली 4 टाइप्स हमें यहाँ देखने को मिलता है सर्कुलेटरी शॉक के, जो अलग अलग कंडीशन में है। शॉक क्रिएट होता है, जैसे फर्स्ट कंडीशन है, शॉक क्रिएट होता है ड्यू टू डिक्रीज इन ब्लड वॉल्यूम डिक्रीज होने की वजह से, जिसको हम बोलते हैं हाइपोवॉल्मिक शॉक। क्या बोलते हैं, हाइपोवॉल्मिक शॉक। दूसरा है शॉक ड्यू टू इंक्रीज वस्कुलर कैपेसिटी, तो यहाँ वस्कुलर कैपेसिटी बढ़ जाती है, तो ये कंडीशन आपकी सेकंड है। शॉक ड्यू टू कार्डिक डिजीज की वजह से शॉक जो आता है, और शॉक ड्यू टू ऑब्स्ट्रक्शन इन ब्लड फ्लो का ऑब्स्ट्रक्ट होने की वजह से शॉक क्रिएट होता है। तो यूजली बेसिकली बात करें यहाँ पे तो 4 टाइप के शॉक आपको देखने को मिलते हैं, जिसमें एक है शॉक ड्यू टू डिक्रीज ब्लड वॉल्यूम, एक है शॉक ड्यू टू इंक्रीज वस्कुलर कैपेसिटी, फिर है शॉक ड्यू टू कार्डिक डिजीज, एंड लास्ट एंड फाइनल वन इज ऑब्स्ट्रक्शन ड्यू टू ब्लड फ्लो। ओके, तो वन बाय वन डिस्कस करते हैं। फर्स्ट वी हैव टू डिस्कस अबाउट द शॉक ड्यू टू डिक्रीज्ड ब्लड वॉल्यूम। ब्लड वॉल्यूम जब डिक्रीज होता है तो उसे बोलते हैं हाइपोवॉल्मिक शॉक, और ये सेकंड टाइप है, इसमें याद रखना इंपॉर्टेंट टाइप है। फर्स्ट टाइप हाइपोवॉल्मिक शॉक। तो शॉक ड्यू टू डिक्रीज ब्लड वॉल्यूम इज नोन एज हाइपोवॉल्मिक शॉक, और कोल्ड शॉक इसका दूसरा नाम क्या है, इसे कोल्ड शॉक के नाम से जानते हैं। अगर ये अकर बात करें कितने समय तक रखा है, तो ये कुछ समय के लिए रहता है, एटलीस्ट 10 to 15% ऑफ ब्लड जो होगा वो लॉस हो जाएगा। लॉस ऑफ ब्लड नॉट लेस देन 10% may not produce any significant effect because immediate compensatory mechanism work on it। अब देखो क्या बोला इस लाइन के अंदर, इस लाइन के अंदर उसने ये कहा है कि अगर ब्लड आपका 10 to 15% से ऊपर लॉस होता है तभी ये शॉक जनरेट होगा। अगर आपका ब्लड लॉस बॉडी से 10% से कम हो रहा है तो इसका कोई भी इंपैक्ट देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि हमारी बॉडी के अंदर एक मैकेनिज्म होता है जिसे हम बोलते हैं कंपनसेटरी, इमीडिएट कंपनसेटरी मैकेनिज्म। वो उस ब्लड के लॉस को मेंटेन कर लेता है, जिसकी वजह से हमें शॉक नहीं आता। लेकिन शॉक कब आएगा, जब एक्यूट डोज हो जाए हमारे ब्लड का लगभग 10 to 15%। इंपोर्टेंट मैनिफेस्टेशन ऑफ हाइपरवॉल्मिक शॉक क्या क्या है, तो इसमें क्या क्या कंडीशंस आपको देखने को मिलेंगे हाइपरवॉल्मिक शॉक के अंदर। कार्डिक आउटपुट डिक्रीज हो जाएगा, ब्लड प्रेशर लो हो जाएगा, पेन एंड कोल्ड स्किन है, इस इंक्रीज इन रेस्पिरेटरी रेट बढ़ जाएगी, और रेस्टलेसनेस और लिथर्जी। बेसिकली जो रेस्टलेसनेस होगी, जो रेस्ट करने की जो कंडीशन है वो आपको मतलब एक बेचैनी टाइप की, घबराहट टाइप की, ये आप याद रखते हैं, ऐसे होती है। पैथोलॉजिकल कंडीशन की बात करें हाइपोवॉल्मिक शॉक के अंदर तो अलग अलग कंडीशन होते हैं, जैसे कि हेमोरेज कंडीशन हो सकते हैं जिसमें हेमोरेज शॉक बनता है, ट्रॉमा हो सकता है जिसे हम ट्रॉमेटिक शॉक बोलते हैं, सर्जरी की कंडीशन बन सकती है जैसे सर्जिकल शॉक कहा जाएगा, जलने की वजह से शॉक क्रिएट हो सकता है जिसे बर्न शॉक कहा जाता है, और वाटर के लॉस होने की वजह से शॉक क्रिएट हो सकता है जिसे बोलते हैं डिहाइड्रेशन शॉक। तो ये सारे के सारे पैथोलॉजिकल कंडीशंस हैं जहाँ पर ये डिफरेंट शॉक डिफरेंट कंडीशन में बनता है, जैसे सर्जिकल शॉक जो है वो सर्जरी के केस में, बर्न के केस में, डिहाइड्रेशन शॉक डिहाइड्रेशन के केस में, इस तरीके से। ठीक है, तो फर्स्ट हमने डिस्कस कर लिया शॉक ड्यू टू डिक्रीज ब्लड वॉल्यूम, जिसे हमने बोला हाइपोवॉल्मिक शॉक। जो नेक्स्ट है अब वो सेकंड जो है हमारे पास वो है शॉक ड्यू टू इंक्रीज वस्कुलर कैपेसिटी, इसे बोलते हैं वैसोजेनिक शॉक। अब ये वैसोजेनिक शॉक क्या है कि ब्लड वॉल्यूम इज नॉर्मल, इन दिस केस ब्लड वॉल्यूम तो आपका नॉर्मल रहेगा, बट ये शॉक अकर्स होता है इनएडिक्वेट ब्लड सप्लाई टू द टिश्यू, यानी वॉल्यूम जो है ब्लड का वो नॉर्मल है, लेकिन जो सप्लाई होनी चाहिए ऑक्सीजन, मतलब ऑक्सीजन की या फिर इनएडिक्वेट बेसिकली ब्लड की, जो ब्लड की टिश्यू को सप्लाई होनी चाहिए थी वो प्रॉपर नहीं हो पाती है, और इसी की वजह से वस्कुलर कैपेसिटी बढ़ जाती है, और इसी को बोला जाता है फिर वैसोजेनिक
शॉक। क्या बोला जाता है? वैसोजेनिक शॉक। कैपेसिटी ऑफ मस्कुलर सिस्टम इंक्रीज बाय द एक्सटेंसिव डायलेशन ऑफ ब्लड वेसल, दिस इज नोन एज वैसोजेनिक या फिर लो रेजिस्टेंस और डिस्ट्रीब्यूटिव शॉक। तो ये तीनों भी इसके अदर नेम्स है जिसे आप याद रख सकते हैं, वैसोजेनिक, लो रेजिस्टेंस, डिस्ट्रीब्यूटिव शॉक। अब ये वैसोजेनिक शॉक की बात करूँ तो ये फर्दर डिवाइड होता है 3 कैटेगरीज के अंदर। सबसे पहला होता है सडन लॉस ऑफ वैसोमोटर टोन, ठीक है, जिससे हम न्यूरोजेनिक शॉक बोलते हैं। इसे हम बोलते हैं न्यूरोजेनिक शॉक, जो मैंने यहाँ डिस्कस करा है। एक होता है एम्फिलैक्सिस, जिसे हम एम्फिलैक्टिक शॉक बोलते हैं, और एक होता है सेप्सिस, जिसे हम बोलते हैं सेप्टिक शॉक। अगर तो इसे 1 बाय 1 हमें डिस्कस करना है। सबसे पहले बात करते हैं न्यूरोजेनिक शॉक के बारे में। न्यूरोजेनिक शॉक की अगर बात करें, द टाइप ऑफ शॉक कैरेक्टराइज्ड बाय सडन डिप्रेशन ऑफ नर्वस सिस्टम, यानी जो डिप्रेशन होगा, यानी नर्वस सिस्टम सडनली डिप्रेस्ड हो जाएगा ड्यू टू एक्सटेंसिव वैसोडाइलेशन, हाई अमाउंट में वैसोडाइलेशन होने की वजह से, जिसकी वजह से वैसोमोटर जो टोन है या जो वैसोमोटर जो मतलब ऑर्गन्स हैं, जो मोटर मतलब जो एक्टिविटी करने वाली मस्कुलर्स हैं, उनकी एक्टिविटी क्या हो जाएगी? लॉस हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। और इसके कॉज क्या है? तो इसके कॉज अलग अलग है। स्कीमा ऑफ ब्रेन, ये आई आगे लगेगा, इसके स्कीमा आएगा। स्कीमा ऑफ ब्रेन, सीवियर स्कीमा इन द मेडुला डिप्रेस द एक्टिविटी ऑफ द वैसोमोटर सेंटर, यानी एकदम सीवियर स्कीमा हो जाए तो उस कंडीशन के अंदर जो मेडुला होता है वो हमारी बॉडी की जो एक्टिविटी है, वैसोमोटर सेंटर की जो एक्टिविटी है उससे क्या कर देता है? डिप्रेस कर देता है, जिसकी वजह से कंडीशन देखने मिलती है। और भी वजह हो सकती है न्यूरोजेनिक शॉक की। तो न्यूरोजेनिक शॉक की और वजह क्या है? दूसरी वजह है जर्नल एनेस्थीसिया, अगली वजह है स्पाइनल एनेस्थीसिया, और फोर्थ होती है इमोशनल कंडीशन, जिसमें हमें एक्सट्रीम इमोशन कॉज क्या करता है? कॉज करता है सडन एंड एक्सैगरेटेड एक्टिविटी टू ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, यानी ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम पर सडनली एकदम वर्क होता है इमोशनल कंडीशन में, तो उस वक्त न्यूरोजेनिक शॉक आने की कंडीशंस हो जाती है। ये कुछ इस तरीके से इमोशनल कंडीशन, जैसे सपोज करो कि सडनली कोई न्यूज़ सुन के आती है कि हमारे जो फूफा के थे उनकी सडनली क्या हुआ? एक्सीडेंट हो गया और उनके इस वक्त वो आईसीयू में भर्ती है। तो ऐसी कंडीशन के अंदर हमें अचानक से हमारी इमोशनल कंडीशन चेंज हो जाएगी। हमारी बॉडी का जो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम है वो एक अलग तरीके से रेस्पॉन्स देगा, बॉडी के अंदर हार्मोन रिलीज होंगे, ठीक है, जिसकी वजह से शॉक क्रिएट हो जाता है, जिसे हम न्यूरोजेनिक शॉक बोलते हैं। अच्छा, नेक्स्ट जो है इसके अंदर वो है एनाफाइलेक्टिक शॉक। एनाफाइलेक्टिक या एनाफाइलेक्सिस की अगर मैं बात करूं तो ये एक एलर्जिक रिएक्शन की वजह से होती है, यानी ऐसे शॉक जो एलर्जिक रिएक्शन की वजह से आते हैं या किसी फॉरेन पार्टिकल की वजह से आते हैं। कोई फॉरेन पार्टिकल आपकी बॉडी में इंसर्ट करता है जिससे आपको एलर्जी है, तो उसकी वजह से बॉडी के अंदर एक सडनली क्या होगा? ब्लड प्रेशर इंक्रीज होगा। ब्लड प्रेशर सडनली आपका नोट इंक्रीज नहीं, वो सॉरी, ब्लड प्रेशर जो है वो सडनली फॉल हो जाएगा, और इसके अलावा बॉडी के अंदर स्पेसिफिक टाइप के हार्मोन्स निकलेंगे और उस हार्मोन की वजह से शॉक डेवलप होगा, और इस शॉक को बोला जाएगा फिर एनाफाइलेक्टिक शॉक। आई होप समझ में आ गया, दोबारा सुनिए। एनाफाइलेक्टिक शॉक क्या है? एलर्जिक रिएक्शन की वजह से जब बॉडी के अंदर चेंजेस हैं, उस चेंजेस में आने की वजह से, शॉक आने की वजह से इन शॉक में क्या हो जाएगा? वैसोडाइलेशन जो है वो आपका डिक्रीज हो जाता है और ब्लड वॉल्यूम जो है वो आपका फॉल हो जाता है, ब्लड वॉल्यूम फॉल हो जाता है, और इसकी वजह से ब्लड वॉल्यूम गिरने की वजह से शॉक क्रिएट होता है, और इस शॉक को बोला जाता है एनाफाइलेक्टिक शॉक, जो कि एलर्जिक रिएक्शन में देखने को मिलता है। एंड इट इज कॉज्ड बाय द केमिकल मीडिएटर। ये केमिकल मीडिएटर्स की वजह से होते हैं, उन कुछ केमिकल्स जो होते हैं जो इसको मीडिएट करते हैं, जैसे कि हिस्टामिन। इसके अलावा और भी होते हैं, सीरोटोनिन वगैरह इस टाइप के होते हैं। ओके, थर्ड जो है वो इसमें सेप्टिक शॉक। सेप्टिक शॉक की बात करें तो सेप्सिस इज द पैथोलॉजिकल कंडीशन कैरेक्टराइज्ड बाय द प्रेजेंस ऑफ पैथोजेनिक ऑर्गेनिज्म एंड दे आर टॉक्सिन इन द ब्लड और टिश्यू। शॉक इसमें डेवलप हुआ है, उसे हम बोलेंगे सेप्सिस। सेप्सिस के द्वारा ये शॉक डेवलप होता है, इसलिए इसे सेप्टिक शॉक या फिर ब्लड पॉइजनिंग कहते हैं। ब्लड पॉइजनिंग नाम आप समझे होंगे कि ब्लड के अंदर कुछ स्पेसिफिक मॉलिक्यूल्स आ गए हैं जो पॉइजनस कंडीशन के या फिर टॉक्सिसिटी का काम करते हैं, और उसकी वजह से जो शॉक क्रिएट होता है उसे बोलते हैं सेप्टिक शॉक। इसकी वजह है कॉज अगर हम बात करें तो कब कब होने के चांस ज़्यादा होता है? जब देखो इन्फेक्शन हो जाए यूट्रस में और फैलोपियन ट्यूब में। कब? जब एबॉर्शन की बात करी जाए, इंस्ट्रोमेशन, यानी एबॉर्शन करा जाता है इंस्ट्रोमेट की वजह से, और उसकी वजह से यूट्रस के अंदर अगर इन्फेक्शन आ जाए या फैलोपियन ट्यूब में इन्फेक्शन आ जाए, तब ये सेप्टिक शॉक होने का चांस होता है। इन्फेक्शन इन पेरिटोनियम, स्प्रेडिंग ऑफ स्किन इन्फेक्शन ड्यू टू बैक्टीरिया लाइक स्ट्रेप्टोकोकी और स्टेफिलोकोकी, और सेप्टिक शॉक डेवलप ड्यू टू द डिप्रेशन ऑफ मियोकार्डियम या डायलेशन ऑफ ब्लड वेसल्स, इंक्रीज परमेबिलिटी ऑफ कैपिलरी मेम्ब्रेन, यानी दीज ऑल आर द पॉइंट्स ड्यू टू विच सेप्टिक शॉक इज कॉज्ड। तो शायद समझ में आ गई होगी बात आपको, तो आप इसे याद कर लें, रन कर लें और ध्यान रखें इनका। अगले शॉक की तरफ चलते हैं। थर्ड पॉइंट जो था वो था शॉक ड्यू टू कार्डियक डिजीज। कार्डियक डिजीज की वजह से शॉक होते हैं उन्हें बोलते हैं कार्डियोजेनिक शॉक। तो ये थर्ड टाइप आ गया हमारे पास, कार्डियोजेनिक शॉक। सबसे पहला हमने पढ़ा था हाइपोवॉल्मिक शॉक। उससे बाद हमने डिस्कस करा अभी जो इस कंडीशन के अंदर हमने डिस्कस करा था वह वैसोजेनिक। कौन सा था?
वैसोजेनिक शॉक। और अब हम डिस्कस कर रहे हैं थर्ड टाइप, जिसे हमने बोला कार्डियोजेनिक शॉक। अब कार्डियोजेनिक शॉक बेसिकली होता है किसी कार्डिक डिजीज की होने की वजह से जो शॉक क्रिएट होता है उसे बोलते हैं कार्डियोजेनिक शॉक। फॉर एग्जाम्पल एरिथीमिया, पर्टिकुलरली दोज में लीड टू रिड्यूस कार्डिक आउटपुट, जिनका कार्डिक आउटपुट होता है डिप्रेस्ड एक्टिविटी द मियोकार्डियम ड्यू टू स्कीमा एंड कंजेस्टिव कार्डिक डिजीज। तो इन सब वजह से जो शॉक क्रिएट होगा उसे बोलेंगे कार्डियोजेनिक शॉक। अगली अगर हम बात करें तो नेक्स्ट में वो है आपका शॉक ड्यू टू ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ ब्लड फ्लो। तो ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ ब्लड फ्लो की बात करें तो शॉक डेवलप ड्यू टू ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ ब्लड फ्लो थ्रू द सर्कुलेटरी सिस्टम इज कॉल्ड ऑब्स्ट्रक्टिव शॉक। इजी से डेफिनेशन है, ठीक है। तो यहाँ पर ऑब्स्ट्रक्शन होता है ब्लड फ्लो का, जिसकी वजह से ऑब्स्ट्रक्टिव शॉक क्रिएट होता है। कॉज इसमें क्या होता है, अगर मियोकार्डियम में ट्यूमर हो जाए तो ऑब्स्ट्रक्टिव शॉक होता है। कार्डिक टैम्पोनेट एक कंडीशन है, इसे मैं डिस्कस करूंगा अलग से, इसकी वजह से भी आप याद रख सकते हैं, बस वर्ड याद रखे हुए कार्डियक टैम्पोनेट की वजह से ऑब्स्ट्रक्टिव शॉक क्रिएट होता है। और ऑब्स्ट्रक्शन इन ब्लड वेसल इन लंग्स ड्यू टू एम्बोलिज्म, ठीक है। तो इस कंडीशन में अगर ऑब्स्ट्रक्शन होता है ब्लड वेसल्स का, लंग्स के अंदर अगर ब्लड वेसल्स का ऑब्स्ट्रक्शन होता है तो उस कंडीशन में भी शॉक क्रिएट हो जाता है। तो दिस इज ऑल अबाउट द टाइप्स एंड कॉजेज ऑफ शॉक, और दिस इज ऑल द टॉपिक विच इज रिलेटेड टू द सर्कुलेटरी शॉक। आई होप वीडियो आपको समझ में आ गई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें अपने उन दोस्तों के साथ जिसको इसकी नीड है, ताकि उनके भी ये काम में आ सके। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, मेरा काम रिमाइंड कराना है, आपका काम सब्सक्राइब करना है, आप चाहे तो। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।